चंद्रयान 3 भारत की स्पेस जर्नी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसे 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और करीब 40 दिनों की जर्नी को कंप्लीट करने के बाद यह 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड हुआ। इस मिशन का टाइम पीरियड यानी कार्यकाल बहुत ही ज्यादा छोटा है। इस वजह से वैज्ञानिक बहुत तेजी से रिसर्च करने में लगे हुए हैं। पिछले एक हफ्ते में इसरो ने काफी सारी तस्वीरों को इंटरनेट पर साझा किया है और कुछ बहुत ही चौंकाने वाली डिस्कवरीज के बारे में भी दुनिया को इन्फॉर्म किया है। यह डिस्कवरीज साइंटिफिक और जियोपॉलिटिकल दोनों ही नजरिए से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रयान 3 को चांद पर मात्र एक दिन काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। जिस तरह से पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का होता है, वैसे ही चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। दिन में चांद की सतह पर हाई टेम्परेचर होता है और सूर्य की डायरेक्ट रेडिएशन पड़ रही होती है। इसी रेडिएशन का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट को चलाने की एनर्जी को कलेक्ट करते हैं। चंद्रयान 3 में भी सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जो इसी एनर्जी को कलेक्ट करके मिशन को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर सक्सेसफुल लैंडिंग कर ली थी। इस अचीवमेंट को शाम 6:04 पर किया गया था। जब पूरा भारत चंद्रयान 3 के लैंड होने की खुशी मना रहा था, तब वैज्ञानिक मिशन को नेक्स्ट स्टेज तक ले जाने के लिए लगातार काम कर रहे थे। विक्रम लैंडर को चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंड करना इस मिशन का पहला भाग था। इसके बाद वैज्ञानिकों को इस मिशन की दूसरी स्टेज को कंप्लीट करना था। यह दूसरी स्टेज थी प्रज्ञान रोवर को विक्रम लैंडर के अंदर से बाहर निकालना। विक्रम के लैंड होने के 4 घंटे बाद रात 10 बजे इसके लेफ्ट साइड से एक रैंप खुलता है। इस रैंप के अंदर से 26 किलो का व्हीकल निकलता है जिसका नाम है प्रज्ञान रोवर। रोवर उन स्पेसक्राफ्ट्स को कहते हैं जो सतह पर टहलकर रिसर्च कंडक्ट करते हैं। प्रज्ञान विक्रम के अंदर से बाहर निकलने के बाद कई सारी तस्वीर कैप्चर करता है जिन्हें इसरो अपने एक्स हैंडल पर लगातार शेयर करता रहता है। चंद्रयान 3 की प्लान्ड टाइम ड्यूरेशन अब खत्म हो चुकी है। बीते कुछ दिनों में ही चंद्रयान ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट खोजें कंप्लीट कर ली हैं। टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन द लूनर सरफेस। चांद की सतह पर टेम्परेचर का पता लगाना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जब भी किसी स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजा जाता है तो उसे उस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वह चांद के एक्सट्रीम टेम्परेचर को बिना किसी दिक्कत के सहन कर पाए। चांद पर दिन के समय तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर चला जाता है और रात में यह तापमान -238 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी चांद पर गर्मी के समय इतनी गर्मी होती है कि वह आपको पूरी तरीके से जला दे और ठंड के समय इतनी ठंड होती है कि वह आपकी बॉडी में होने वाली ऑलमोस्ट हर प्रक्रिया को कम्प्लीटली रोक दे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे ब्रह्मांड का लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस है। यानी कोई भी चीज इससे ज्यादा ठंडी नहीं हो सकती है। इस तापमान पर जाने के बाद किसी भी वस्तु में मौजूद पार्टिकल्स पूरी तरीके से रुक जाते हैं। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि आज तक वैज्ञानिकों ने ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढा है जिसका तापमान एग्जैक्टली -273.15 डिग्री सेल्सियस हो। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में भी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को लगाया था जिसका काम था चांद के तापमान को मापना और उसका एक ग्राफ तैयार करना। 27 अगस्त 2023 को इसरो ने एक ग्राफ को शेयर किया जिसका टाइटल था टेम्परेचर वेरिएशन ऑन द लूनर सरफेस। तापमान को रिकॉर्ड करने के लिए वैज्ञानिकों ने CHA-STE नाम की इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया था। यह इंस्ट्रूमेंट विक्रम लैंडर में लगा हुआ है और लगातार चांद पर होने वाले टेम्परेचर चेंजेस की रीडिंग लेता रहता है। CHA-STE का फुल फॉर्म है चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। यानी चंद्रयान का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके जरिए चांद की सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना जा सके। इस ग्राफ को एक्सप्लेन करते हुए इसरो के एक सीनियर साइंटिस्ट ने यह कहा कि वह खुद भी चांद की सतह के तापमान को रिकॉर्ड करके थोड़े शॉक्ड थे। वह बताते हैं कि उन्होंने चांद के सरफेस का टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास प्रेडिक्ट किया था।
लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए यह पता चला कि वहाँ का तापमान असल में 70 डिग्री सेल्सियस है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है और भाप में कन्वर्ट होने लगता है। हमारी पृथ्वी के सतह का तापमान बहुत नॉर्मल रहता है और एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये कभी भी नेचुरली 70 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जाता। चांद पर इतना ज्यादा तापमान होने का कारण है सूर्य से आने वाली डायरेक्ट रेडिएशन। चांद के पास ना ही अपना वायुमंडल है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड। इस वजह से सूर्य से आने वाली जितनी भी रेडिएशन होती है वह डायरेक्ट इसकी सतह तक आ जाती है और इसके तापमान को इतना ज्यादा इंक्रीज कर देती है। यह डिस्कवरी चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद इस मिशन के अंतर्गत एक ऐसी डिस्कवरी को किया गया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उस डिस्कवरी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं प्रज्ञान रोवर द्वारा खींची गई इस तस्वीर के बारे में। प्रज्ञान स्नैप्ड अ पिक्चर ऑफ अ क्रेटर फॉलोड अ पिक ऑफ इट रिट्रेसिंग बैक। यह एक आम व्यक्ति के लिए एक आम तस्वीर है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह तस्वीर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात तो यह तस्वीर इस बात को दर्शाती है कि प्रज्ञान रोवर अपनी सुरक्षा बहुत अच्छे से कर पा रहा है और बिल्कुल सही तरीके से फंक्शन कर रहा है। 27 अगस्त को इसरो ने अपने एक्स हैंडल पर इस तस्वीर को शेयर किया। इस तस्वीर में आप चांद पर मौजूद एक गड्ढे को देख सकते हैं जिसका डायमीटर करीब 4 मीटर है। प्रज्ञान धीरे धीरे चांद की सतह पर मूव करता है और जैसे ही उसे कोई दिक्कत नजर आती है वह तुरंत रुक जाता है और इसरो के कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करता है। यह प्रक्रिया डायरेक्टली प्रज्ञान के थ्रू नहीं होता। सबसे पहले यह रोवर विक्रम लैंडर को इन्फॉर्म करता है, फिर यह सिग्नल विक्रम लैंडर द्वारा ऑर्बिटर तक भेजा जाता है और वह ऑर्बिटर ही इस सिग्नल को इसरो तक पहुंचा देता है। प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर एक 4 मीटर के गड्ढे को नोटिस किया और आगे बढ़ते रहने के बजाय वो वहीं पर रुक गया। उसने सबसे पहले इस क्रेटर के बारे में इसरो को इन्फॉर्म किया, साथ ही में उसने इस क्रेटर की तस्वीरें भी ली। अगर आपको नहीं पता तो बता दो कि क्रेटर उन गड्ढों को कहा जाता है जो किसी उल्कापिंड के सतह से टकराने की वजह से बनते हैं। अतीत में चांद से बहुत सारे एस्टेरॉइड टकरा चुके हैं, जिस वजह से हमें इस पर इतने विशाल और इतने सारे गड्ढे देखने को मिलते हैं। प्रज्ञान ने अपने सामने आने वाले गड्ढे की तस्वीर को खींचकर इसरो को भेजा। प्रज्ञान द्वारा भेजी गई जानकारी से यह पता चला कि यह गड्ढा उससे करीब 3 मीटर की दूरी पर था। सिग्नल को रिसीव करने के बाद इसरो ने प्रज्ञान को रिट्रेस करने का ऑर्डर दिया, यानी अपनी पोजीशन से रिवर्स डायरेक्शन में जाने का ऑर्डर। रोवर ने इसरो द्वारा किए गए ऑर्डर को फॉलो किया और रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने लगा। बाद में उसने एक तस्वीर भी खींची जिसमें उसके टायर्स के निशानों को चांद की सतह पर देखा जा सकता है। इन दोनों ही तस्वीरों को इसरो ने इंटरनेट पर शेयर किया और यह तुरंत ही वायरल होने लगी। इसरो लगातार प्रज्ञान और विक्रम द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता रहता है, लेकिन उनमें से बहुत कम ही चीजों को पब्लिक में रिवील किया जाता है। ऐसा मिशन की सिक्योरिटी और मिशन द्वारा की गई रिसर्च को सीक्रेट बनाए रखने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक सिर्फ उन्हीं चीजों को इंटरनेट पर शेयर करते हैं जो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो और जिसमें पब्लिक को बेसिक जानकारी मिल पाए। हर देश और हर स्पेस एजेंसी अपने द्वारा की गई रिसर्च को सीक्रेट रखती है। यही कारण है कि नासा और रूस के इतनी बार चांद पर जाने के बावजूद भारत को चांद पर जाना पड़ा। चांद बहुत सारे महत्वपूर्ण रिसोर्सेज से भरा हुआ है। इसमें से 2 इम्पोर्टेंट रिसोर्स हैं, पानी और हीलियम-3। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है और इन दोनों को अलग करके रॉकेट फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल रॉकेट को आगे बढ़ाने में होता है, वहीं ऑक्सीजन का इस्तेमाल हाइड्रोजन को जलाकर उससे एनर्जी रिलीज करवाने के लिए किया जाता है। हीलियम-3 के बारे में ज्यादातर लोग अभी नहीं जानते हैं, लेकिन भविष्य में यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स साबित हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद पर जितना भी हीलियम-3 मौजूद है उसको इस्तेमाल करके हम इंसानों की एनर्जी नीड्स को अगले 10,000 सालों के लिए पूरा कर सकते हैं। यानी अगर हम चांद पर मौजूद सारे हीलियम-3 को पृथ्वी पर ले आते हैं तो हमें अगले 10,000 सालों के लिए किसी भी दूसरे एनर्जी रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि इस रिसोर्स से क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी कोयला और तेल की तरह इससे पॉल्यूशन नहीं प्रोड्यूस होता। चांद पर करीब 1.1 मिलियन मैट्रिक टन हीलियम-3 मौजूद है।
लेकिन उसे एक्सट्रैक्ट करना और उसे एक रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करना अभी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चंद्रयान 3 के जरिए वैज्ञानिक मुख्य रूप से चांद पर पानी की डिस्कवरी कर रहे हैं। चांद पर पानी मौजूद होने का मतलब है कि वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स भी मौजूद होंगे। 30 अगस्त को इसरो ने चंद्रयान द्वारा की गई एक ऐसी डिस्कवरी को पब्लिश किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। प्रज्ञान रोवर डिस्कवर्ड 9 एलिमेंट्स ऑन लूनर सरफेस। प्रज्ञान रोवर के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट को चांद पर भेजा गया है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है लिप्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। यह नाम भले ही सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट का काम बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग है। आपने साइंस फिक्शन मूवीज में लेजर्स को तो देखा ही होगा जो किसी भी चीज को तुरंत जलाकर राख कर देती हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का काम भी कुछ ऐसा ही है। यह अपने अंदर से हाई एनर्जी लेजर को चांद की सतह पर रिलीज करता है, जिस वजह से वहां पर मौजूद जितना भी पदार्थ होता है वह प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। प्लाज्मा मैटर का एक स्टेट होता है जिसका तापमान बहुत ही ज्यादा होता है। हमारा सूर्य और ब्रह्मांड में मौजूद ज्यादातर तारे प्लाज्मा के ही बने हुए हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि आखिर वैज्ञानिक लेजर के जरिए चांद पर मौजूद एलिमेंट्स को पिघला ही क्यों रहे हैं? इस सवाल का जवाब हमें इस इंस्ट्रूमेंट के नाम के आखिरी शब्द में मिलता है। स्पेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्पेक्ट्रोस्कोपी करता है। यह एक ऐसी तकनीकी होती है जिसके जरिए वैज्ञानिक मात्र लाइट और रेडिएशन को देखकर ही एलिमेंट्स का पता लगा लेते हैं। क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि वैज्ञानिक अरबों किलोमीटर दूर मौजूद ग्रहों के अंदर देखकर उनके एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में कैसे पता लगा लेते हैं? खैर, इसका सीधा सा उत्तर है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अलग अलग एलिमेंट्स हीट और रेडिएशन का सामना करने के बाद अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। वैज्ञानिक इसी रिएक्शन की स्टडी करते हैं। चांद पर मौजूद जो भी एलिमेंट्स हैं, उन पर लेजर करने से वह हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह हाई एनर्जी से लो एनर्जी स्टेट में वापस आते हैं। अब हाई एनर्जी से लो एनर्जी तक आने के लिए उन्हें कुछ एनर्जी को बाहर भी रिलीज करना होता है, जो वे आमतौर पर किसी रेडिएशन के रूप में रिलीज करते हैं। हर एलिमेंट ऐसा करने के लिए अलग अलग तरह की रेडिएशन को रिलीज करता है और इसी रेडिएशन को नापने के बाद वैज्ञानिक यह पता लगा लेते हैं कि वहाँ कौन सा एलिमेंट मौजूद है। कुछ ऐसा ही लिप्स इंस्ट्रूमेंट द्वारा चांद की सतह पर भी किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तकनीकी के जरिए वैज्ञानिकों ने चांद की सतह पर 1 या 2 नहीं बल्कि 8 एलिमेंट्स की डिस्कवरी की है। वह एलिमेंट्स हैं एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन, ऑक्सीजन और सल्फर। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है सल्फर एंड ऑक्सीजन। वैज्ञानिक बताते हैं कि चांद की सतह पर सल्फर का मिलना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। आमतौर पर इसकी फॉर्मेशन वॉल्केनिक एक्टिविटीज में होती है। इस सल्फर पर रिसर्च करने से उन्हें चांद की हिस्ट्री के बारे में पता चल सकता है और चांद की हिस्ट्री के बारे में जानना पृथ्वी की हिस्ट्री के बारे में जानने से कनेक्टेड है। हमने आपको पहले ही बताया कि चांद पर ऑक्सीजन का होना और मिलना वैज्ञानिकों और ओवरऑल देश के लिए क्यों एक इम्पोर्टेंट चीज है। इस रिसर्च को पब्लिश करने के बाद इसरो ने यह भी बताया कि वे ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन की खोज के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह मिशन 14 दिनों के लिए ही एक्टिव रहेगा और इतने कम समय में ही वैज्ञानिकों को अलग अलग तरह की रिसर्च को कंडक्ट करना है। अभी तक यह मिशन बहुत ही अच्छा जा रहा है और अगर हमें चांद पर हाइड्रोजन भी मिल जाती है तो इस मिशन का ऑलमोस्ट सारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि इसरो चांद पर हाइड्रोजन की खोज कर पाएगा या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।